हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो आज से हम DSSB के जीएस सेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपको पेपर के ट्रेंड एनालिसिस में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको ये जानने में आसानी होगी कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप का सवाल पूछता है और किस विषय से सर्वाधिक सवाल पूछता है और उस विषय में भी किस सेक्शन से किस टाइप का सवाल पूछता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र और यमुना। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब हम देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और कौन सा शहर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है वो डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। डिब्रूगढ़ शहर स्थित है। अन्य नदियों के किनारे भी देख लेते हैं। तो कावेरी नदी के किनारे ईरोड और तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। ठीक है, महानदी किनारे देखें तो कटक और संबलपुर शहर स्थित है। वहीं हम यमुना नदी किनारे देखें तो आगरा, न्यू दिल्ली, मथुरा, औरैया और इटावा शहर स्थित है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम कैसे होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट झील है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो आपको ये झील ज़रूर याद होनी चाहिए। तो मानसरोवर झील में स्थित चेमायुंगडुंग नामक एक ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तिब्बत में ये सांगपो नाम से बहती है। फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य से भारत में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में जो है इसका प्रवेश होता है, जहाँ पे इसे पद्मा फिर बाद में जमुना नाम से जाना जाता है और अंत में बंगाली खाड़ी में विलीन हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और गमनागम से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन है पार्ट 8, पार्ट 10, पार्ट 13 एंड पार्ट 4। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, कि किस बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर होगा पार्ट 13। देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है भागों, भारतीय संविधान के भागों के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, आपको ये 22 के 22 भाग याद होने चाहिए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर वो आपसे घुमा के भी पूछता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम 22 के 22 भाग एक बार देख लेते हैं। भाग 1 में अगर बात करें तो वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भाग 2 हमारे नागरिकता के बारे में बात करता है। भाग 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। भाग 4 DPSP के बारे में बात करता है। 4 में भी 4A जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। भाग 5, चलिए अब हम भाग 5 देखते हैं। भाग 5 जो है वो संघ सरकारों के बारे में बात करता है। भाग 6 जो है वो राज्य सरकारों के बारे में बात करता है। भाग 7 जो है वो पहली अनुसूची के बारे में बात करता है, लेकिन इसको अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग 8 जो है यूटीज़ के बारे में बात करता है। चलिए हम अब आगे के देखते हैं। भाग 9 आपसे पंचायतों के बारे में बात करता है। तो 9A जो है वो आपसे नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है, नगर पालिकाएं। 9B आपसे जो है सहकारी समितियों के बारे में बात करती है।
ठीक है। भाग 10 आपसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है। भाग 11 आपसे वित्त, संपत्ति आदि के बारे में बात करता है। भाग 12 आपसे जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। भाग 11 आपसे जो है वो राज्य, केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों के बारे में की बात करता है। भाग 13 आपसे वित्त और संपत्ति आदि की बात करता है। अब भाग 13 देख लेते हैं। भाग 13 आपसे ये पूछा ही गया आपसे सवाल में, ट्रेड, कॉमर्स एंड मूवमेंट इन ए टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं भाग 14 हमसे बात करता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। फिर भाग 14A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये हमसे ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, जिसको हम अधिकरण भी कहते हैं। भाग 15 हमसे जो है वो निर्वाचन के बारे में बात करता है, निर्वाचन, चुनाव आयोग, ये सब इसी में आता है। भाग 16 हमसे कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों हेतु विशेष प्रावधान। आपने यहाँ पे ST SC वर्ग और जो OBC वर्ग के बारे में सुना होगा, उनके लिए जो विशेष प्रावधान है वो इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। 17 हमारी राजभाषा से संबंधित है। 18 का संबंध आपातकाल से है। 19 का प्रकीर्ण से है। 20 का संविधान संशोधन से है। और 21 का अस्थायी उपबंधों से है। और 22 का अगर देखें तो संक्षिप्त नाम, हिंदी आदि से है, ठीक है। चल, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो है भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसे आप आगे पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्त आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है। जैसे आपको पता ही होता है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आपातकाल की बात की गई। जैसे कि अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां या आपातकाल की बात की गई है। अब आप देख लीजिए, इसमें ये शामिल नहीं है तो ये इसमें नहीं आ सकता है। आर्टिकल 370 भी इसमें नहीं आ सकता है। आर्टिकल 360 शामिल है और वित्तीय आपातकाल की बात इसी में की गई है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ साथ हम जो है अन्य आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं जिनके अंतर्गत भारत में जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में 3 प्रकार के जो है आपातकाल, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले आर्टिकल आता है 352, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत की जाती है।
आर्टिकल 353 के अंतर्गत जो है आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 354 देखें तो राजस्व का वितरण, कि आपातकाल के दौरान जो राजस्व है उसका वितरण जो है वो कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 355 जो हमने ऑप्शन में भी देखा था, उसे बताया गया है कि राज्यों पर जब बाह्य आक्रमण हो जाए तो केंद्र उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन सा प्रावधान करेगी, इस बारे में बात की गई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 356 में बताया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करना चाहिए। आर्टिकल 357 बताता है कि 356 को लागू करने के बाद विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 356 जब लागू होता है तो विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा, ये हमें आर्टिकल 357 बताता है। आर्टिकल 358 जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, 19 का उसको स्थगन कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसका किस प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा, ये आर्टिकल 358 बताता है। आर्टिकल 359 हम देखें तो ये हमारे जो बाकी बचे फंडामेंटल राइट जो भाग 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं उसमें 20 और 21 को छोड़ के को कैसे निरस्त या लागू या स्थगित किया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 359। और आर्टिकल 360 आपको पता ही है कि वो वित्तीय आपातकाल के बात करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 बोलता है कि 5वीं अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के रूप में प्रावधान शामिल है। ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की सत्ता, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान हैं। ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे गलत कथन के बारे में पूछा गया है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो है माइंड में लेके चलते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और यही हम गलती करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये बात 5वीं अनुसूची में नहीं लिखी गई है, ये बात 4थी अनुसूची में लिखी गई है, राज्य परिषद में सीटों के आवंटन की बात। बाकी जो हमारे ऑप्शन है वो 100% सही है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आप कॉम्बिनेशन याद रखिएगा कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ। तो अब हम 12 के 12 अनुसूचियों को याद कर लेते हैं। पहली अनुसूची में आपको राज्यों के नाम, सीमा आदि के बारे में जो है पता चलेगा। दूसरी अनुसूची में हमें जो है वो भत्ते, विशेषाधिकार की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में देखें तो तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है। शपथ प्रतिज्ञान को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी चौथी अनुसूची। मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन की जो बात है वो चौथी अनुसूची में की गई है। अब हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या बात हुई है। 5वीं अनुसूची में वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुसूची 6th जो अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, ये स्टेट के नाम आप जरूर याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध है। अगर हम देखें कि 7वीं अनुसूची, तो 7th अनुसूची में देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा ऑलरेडी सही है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा के बारे में बात की गई कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, ये बताया गया है। 9वीं अनुसूची के भी आप संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है कि वो कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के संदर्भ में प्रावधान है। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली की बात की गई है। ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दल बदल के बारे में बात की गई है, इसकी चर्चा आप अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। फिर आप में आते हैं 11वीं अनुसूची, 11th अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो चलिए ये जो है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1539 में किस युद्ध में 1539 में किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, तो इसका आपके पास ऑप्शन है पेशावर के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, चौसा के युद्ध में जो है वो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये जो युद्ध हुआ था वो बिहार के जो बक्सर जिला है वहाँ पे युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी और शेरशाह सूरी जो है वो हार गए थे। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की जो है वो विजय हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में और ये लड़ा गया था युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की जो है विजय हुई थी। अब हम चलते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और ये हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और अफगानों की हार हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें वही सेम चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोटियों में से किसे भगवान के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है त्रिशूल, हरदौल, कामेट और नंदा देवी। तो इसमें सबसे सही आंसर जो है वो है हरदौल। ठीक है, हरदौल चोटी को हम भगवान के मंदिर के नाम से जानते हैं। ये आपको उत्तराखंड स्टेट है भारत का, उसके पिथौरागढ़ जिले में जो है ये पाया जाता है और ये 7151 मीटर जो है लंबा है, इसकी ऊंचाई इतनी है। इसके साथ साथ त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी ये तीनों भी जो है वो उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन से याद कर लीजिए, तब आपके लिए वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन है, इसको आप इसमें से अन्य जानकारियाँ और प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फेनोरोगामिया समूह से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है थेरोफाइटा, आवृत्ति बीज, टेरोफाइटा और ब्रायोफाइटा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेनोरोगामिया समूह होते क्या हैं। देखिए फेनोरोगामिया समूह उन पौधों को बोलते हैं जिनमें या तो पुष्प पाए जाते हैं या बीज पाई जाती है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं फेनोरोगामिया समूह। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें सही आंसर है आवृत्ति बीजक एंजियोस्पर्म।
ठीक है, एंजियोस्पर्म। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो है एक नॉलेज होनी चाहिए कि पादप जो जगत होते हैं यानी जो प्लांट किंगडम होता है उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए उनको समझ लेते हैं। पादप समूह को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं, पहले भाग को बोलते हैं हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है, ये दो पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोगैम के बारे में। साइटोगैम्स वो होते हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, वो पौधे, ठीक है, या फिर अगर होते भी हैं तो वो अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। साइटोगैम्स के ही 3 विभाजन होते हैं जिनमें ये शामिल है, थैलोफाइटा, ट्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या होता है। थैलोफाइटा वो होते हैं जिनमें जड़ नहीं होती है, न तना मिलेगा जिन पौधों में, न पत्तियां पाई जाती हैं और ना ही उनमें पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा वो होते हैं जिनमें जड़ नहीं पाई जाती है, न तना पाया जाता है, पत्तियां होती हैं लेकिन वो अविकसित अवस्था में पाई जाती हैं, और इनमें पुष्प भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेरोफाइटा जो होते हैं, इनमें जड़ होती है, इनमें तना भी होता है, इनमें पत्ती भी होती है और इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे जो है कहीं भी थैलोफाइटा का एग्जाम्पल पूछता है तो उसमें आप याद कर सकते हैं, शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, काई आती है, मशरूम आते हैं और लाइकन आते हैं। ये सब के सब थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में आपसे उसने क्या पूछा है, फेरोगामिया समूह पूछा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पादप जगत के दूसरे जो क्राइटेरिया उसको समझ लेते हैं, जिसमें हम जिसमें हम पढ़ते हैं फेनेरोगैम्स के बारे में। फेनेरोगैम्स देखिए वो पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और वो विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। अब फेनेरोगैम्स के भी आपको 2 विभाजन मिल जाएंगे। इनके 2 विभाजन इस प्रकार हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। देखिए आपसे क्वेश्चन में यही एंजियोस्पर्म जो है वो पूछा गया है। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके जो बीज होता है ना उसके आसपास कवर नहीं होता है। वो पौधे जिनके बीज के आसपास जो आपको कवर नहीं पाया जाएगा, कोई सुरक्षा कवच नहीं पाया जाता है, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके बीज के आसपास जो है सुरक्षा कवच जैसा जो है वो पौधा पाया जाता है। जैसे कि आपने ये फूल देखा होगा, ये फूल से आपको कुछ बात याद आई होगी। ये जो फूल है ये आपने अपने जो है आसपास देखा होगा। आप इस फूल के मतलब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है इसकी जो सीड है ये यहाँ है, ठीक है, और इसके आसपास आप देखिए कैसे कवच सा ये इसका कवच है। तो ये पौधा जो है एंजियोस्पर्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नहीं बनाया गया, तो उसे नहीं पे फोकस किया है। जल्दबाजी में हम ये सोचेंगे कि हमें शाहजहां ने जो बनाया था वो हमें तो मालूम है, फिर वहाँ गलती कर देते हैं। देखिए
जामा मस्जिद सबको पता है शाहजहां ने ही बनाया था, ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनाया है, लाल किला भी शाहजहां ने ही बनाया है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा शाहजहां ने नहीं बनवाया, इसे अकबर ने बनवाया था। गुजरात पर जब अकबर ने अपनी विजय हासिल की थी तो उसके उपलक्ष्य में उसने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन का पूछने का मकसद यही है। बम्बई में की गई थी, मद्रास में की गई थी, पूना में की गई थी या कलकत्ता में की गई थी? तो इसका आंसर होगा बम्बई में की गई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी। किसके प्रेरणा से की गई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? तो महादेव गोविंद रानाडे शामिल थे और आत्माराम पांडुरंग शामिल थे। देखिए, अब यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वो जो है राजा रामदेव द्वारा जो ब्रह्म समाज बनाया गया था उससे बाद में अलग हो गए थे। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने, उन्होंने जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको इन सभी समाजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 1942 में, 1948 में, 1937 में, 1939 में। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 से 1945 के बीच में। ये डेट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके 2 साल बाद ही 1947 में हमें जो है वो आज़ादी मिल गई थी। अब कोई पूछेगा कि कारण क्या है, तो इसके अनेक कारण हैं। पहला तो जो है वारसाई की संधि, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है लागू की गई थी। वारसाई की संधि, उसके नियम बहुत ज़्यादा कठोर थे, तो इसके चलते। दूसरा है कि आर्थिक मंदी उस टाइम पे आ गई थी। जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय हो रहा था। अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमें 2 गुट देखने को मिलते हैं। एक है ध्रुवीय राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में अगर आप देखेंगे, जिन्हें ध्रुवीय कई जगह ध्रुवीय राष्ट्र भी बोला गया है। ठीक है, तो ध्रुवीय राष्ट्र में हमें जर्मनी, इटली, जापान देखने को मिलेंगे और मित्र राष्ट्र में हमें फ्रांस हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर शामिल है, जिसे अब हम रूस के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको एक कोल्ड वॉर जैसा शब्द भी सुनने को मिलेगा। कोल्ड वॉर मुख्यतः जो है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में होने वाला एक प्रकार का वॉर ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है एक्सरे, फिर है कैथोड रे, अल्ट्रासोनिक रे और कैनाल रे। तो इसके आपके आंसर है एक्सरे। ठीक है,
देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो है तरंगे कैसे होती हैं या फिर उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तरंगों के बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाश में। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जिसकी की दोहरी प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है। कैसे? इसमें एक तरफ तो कण हो पाए जाते हैं और एक तरफ इसमें विद्युत चुंबकीय एक तरफ इसमें जो है तरंगे पाई जाती हैं, एक तरफ इसमें तरंगे पाई जाती हैं। अब तरंगों के अंतर्गत ही हम यांत्रिक तरंगों को पढ़ते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ते हैं। ठीक है, यांत्रिक में अगर आप देखेंगे तो ध्वनि को शामिल किया जाता है और विद्युत चुंबकीय में हम प्रकाश को शामिल करते हैं। ध्वनि बिना किसी मीडियम या माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती, सबको पता है, और वैक्यूम में भी ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम यानी निवात, जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, यानी हवा भी नहीं है, वहाँ पे भी ध्वनि जो है प्रवेश नहीं कर सकती है या ध्वनि वहाँ पर नहीं आ सकती है। प्रकाश को आप देखें तो प्रकाश वो है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, यानी निवात, खाली जगह जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पर भी प्रकाश पहुँच सकता है। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण जब पूछा है तो एक्सरे जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो है वो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटिया लोक संगीत राजस्थान में डैश के महीने में गाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है चैत्र के महीने में, मास के महीने में, पौष के महीने में या फाल्गुन के महीने में। तो इसमें ऑप्शन जो है नंबर 1 सही है, चैत्र के महीने में। देखिए ये जो महीने आपको दिए ये जो है वो इंडियन कैलेंडर के महीने हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चैत्र महीना जो है वो भारतीय कैलेंडर का प्रथम माह माना जाता है, यहाँ से हमारे न्यू ईयर की शुरुआत होती है। और जो फाल्गुन महीना होता है वो हमारे कैलेंडर का सबसे अंतिम माह माना जाता है। चैत्र महीने में आते हैं मार्च और अप्रैल का मंथ। माघ महीने में आता है जनवरी और फरवरी का महीना। पौष में आता है दिसंबर और जनवरी का महीना। और फाल्गुन में आता है फरवरी और मार्च का महीना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है ये हमारा, अब देखिए लोटिया जो जनजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। चैत्र के महीने में ये लोग, जो स्त्रियां होती हैं, वो तालाबों और कुओं से पानी भरकर लोटो और कलश में लेके आती हैं और मतलब एक तरीके से पूजा होती है उनके यहाँ पे। चैत्र मास में जो पूजा की जाती है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि मटके में कुएं से पानी भर के लेके आते हैं, अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग इस प्रकार का जो है वो संगीत गाते हैं या गीत गाते हुए अपने घरों में पानी लेके आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारी ये क्लास जो है वो ख़त्म होती है। अब हम आपसे कल मिलेंगे अगली क्लास में और हम अगले जो है क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।